Chapters 221 Welcome to Baigu Mountain, 222 White Bone Inheritance, 1, 223 White Bone Inheritance, 2, 224 White Bone Inheritance, End, Chapter Start, Chapter 221, बाइगू माउंटेन में आपका स्वागत है। बाई क्लैन की लीडर का चेहरा एकदम काला पड़ गया था। वो सब कुछ समझ चुकी थी। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन रंग बिरंगे धुएं में वो तस्वीर देखने के बाद सिर्फ कोई बेवकूफ़ी नहीं समझ पाता कि क्या हुआ था। बाई क्लैन की लीडर कोई बेवकूफ़ नहीं थी, बल्कि वो आम लोगों से कहीं ज़्यादा समझदार थी। फैंग युआन के पिछले जन्म में वही थी जिसने बाई क्लैन को नई जगह बसाने में लीड किया था और अगली पीढ़ी की खुशहाली की नींव राखी थी। लन्नत है, ये सब कैसे हो सकता है? वो दोनों बदमाश तो असल में डेमोनिक गू मास्टर्स निकले। इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। क्लैन लीडर, दोनों यंग मास्टर्स उनके कब्जे में हैं, अब हम क्या करें? टेंट के अंदर बाकी गू मास्टर्स ये मंजर देखकर घबरा रहे थे। हालत बहुत खराब थी। फैंग युआन ने दोनों यंग मास्टर्स को बंधक बना रखा था, जिसकी वजह से सबको हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था। बाई क्लैन की लीडर ने जबरदस्ती खुद को शांत किया। वो बाई हुआ और बाई शेंग की सगी मां थी, उसकी चिंता और बेचैनी बाकियों से कहीं ज्यादा थी। लेकिन एक लीडर होने के नाते उसके अंदर कुछ खासियत तो होनी ही थी। एक मां होने के अलावा वो क्लैन की लीडर भी थी। उसने सबसे पहले अपने आदमियों को टाई डाओकू को आजाद करने का ऑर्डर दिया। हमसे आपको पहचानने में गलती हो गई, टाई क्लैन के योद्धा, मैं आपसे यहां माफी मांगती हूं। वो खड़ी हुई और पूरी ईमानदारी से झुक गई। टाई डाओकू ने गुस्से से नाक सिकोड़ी, हालांकि वो बेहद नाराज था। उसने बाई क्लैन लीडर के फैसले की हिम्मत की दाद दी। आखिरकार वो अभी सिर्फ एक कैदी था, उसकी जिंदगी और मौत तो बस उसके एक इशारे पर टिकी थी। उसने दांत पीसकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर था कि यह करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आओ, टाई क्लैन के मेहमान को उनकी जगह पर बिठाओ, बाई क्लैन की लीडर ने निर्देश दिया। टाई डाओकू बैठ गया, उसकी नजर रंग बिरंगे धुएं पर टिकी हुई थी। उसकी निगाहों में ऐसी आग थी जब वो फैंग युआन और बाई निंग बिंग को देख रहा था कि दूसरे लोगों को अपनी नजरें फेरनी पड़ रही थी। तो ये दोनों ही वो डेमोनिक गू मास्टर्स हैं जो किंग माओ माउंटेन से भागे थे? वो ब्लास्ट वाला ट्रैप भी इन्होंने ही लगाया था? यंग मास्टर टाई आउ टियन की मौत, जिनका मैं पीछा कर रहा हूं, क्या वो ये दोनों नौजवान हैं? टाई डाओकू ने फैंग और बाई के चेहरे और उनकी बॉडी शेप को अपने दिमाग में छाप लिया। नहीं, हो सकता है ये वो ना हो, ये सब एक गलतफहमी भी हो सकती है। टाई डाओकू ने एक और पॉसिबिलिटी सोची। वो एक नेक आदमी था और कभी किसी बेगुनाह को नहीं मारता था। चाहे जो भी हो, मुझे खुद इसकी जांच करनी होगी। अगर ये वो नहीं है, तो मैं असली मुजरिमों का पीछा करूंगा। और अगर ये वही हैं, तो मैं इन दोनों बदमाशों के एपिचस को तबाह कर दूंगा और इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए वो बोला, बाई क्लैन लीडर, अभी सबसे जरूरी काम इन दोनों बदमाशों को पकड़ना है और साथ ही आपके क्लैन के दोनों यंग मास्टर्स को बचाना है। टाई क्लैन के योद्धा, आप मुझे क्या सलाह देंगे? बाई क्लैन की लीडर टाई डाओकू से कुछ काम की इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में निराशा ही लिखी थी। टाई डाओकू ने अपना सर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, गुफा के अंदर तलवारें निकली हुई थी। निकल जाओ सब यहां से। क्या चाहते हो कि मैं फिर से बोलूं? फैंग युआन ने ठंडी शैतानी हंसी के साथ धमकाया। फैंग झेंग, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? तुमने दोनों यंग मास्टर्स को बंधक क्यों बना रखा है? बाई लियान, बाई शेंग और बाकी सबकी बोलती बैंड हो गई थी। उन्हें लगा था कि यू स्पिरिट स्प्रिंग मिल गया है, लेकिन सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। किसने सोचा था कि फैंग युआन अचानक पागल हो जाएगा और दोनों यंग मास्टर्स को किडनैप कर लेगा? वुश वुश वुश, अचानक से तीन लोग सामने आ गए। फैंग झेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन के यंग मास्टर्स को बंधक बनाने की? तुम्हारी ये जुर्रत, तुम्हारा ये गुनाह माफ करने लायक नहीं है। उन्हें छोड़ दो और हम शायद तुम्हारी जान बख्श देंगे। फैंग झेंग, उन्हें अभी छोड़ दो और हमारे साथ वापस चलो, हम तुम्हें आराम से जाने देंगे। तीनों क्लैन एल्डर्स ने कहा, उनके चेहरे बेहद बिगड़े हुए थे। वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग द और इस ग्रुप के पीछे पीछे ही चल रहे थे। लेकिन जैसे हाई उन्हें इस बदलाव का एहसास हुआ, वो फौरन सीन पर पहुंच गए। तो तुम लोग आखिरकार सामने आ ही गए? बहुत खूब। फैंग युआन धीरे से हंस पड़ा। बाई शेंग और बाई हुआ उसके हाथों में जोर से छटपटा रहे थे। दुष्ट बदमाश, छोड़ हमें। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी मारे जाओगे। दोनों बच्चे अपनी पूरी ताकत से चिल्लाए। दम घुटने से उनके चेहरे लाल पड़ते जा रहे थे।
ये दोनों बच्चे आगे चलकर रैंक 5 गू मास्टर्स बनने वाले द बाई क्लैन के सरदार राइचस ट्विन स्टार्स। लेकिन अभी बदकिस्मती से वो बेबस दी और फैंग युआन उनका गला दबा रहा था। कुछ देर बाद उनकी एड़ पलटने लगी और सांसें धीमी हो गई। फैंग ज़ेंग, कोई गलती मत करना, दोनों यंग मास्टर्स को छोड़ दो। हमने तुम्हें मौका दिया है, जैसे ही तुम यंग मास्टर्स को छोड़ोगे हम तुम्हें जाने देंगे, हम तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम्हें क्या चाहिए? प्राइमीवल स्टोन्स, गू वॉर्म्स? तीनों क्लैन एल्डर्स बेचैन थे और उनकी इनमें एक बेरहम सा भाव था, जैसे वो अभी अटैक करने के लिए बेताब हों। HMPH, क्या मेरी पिछली बात साफ नहीं थी? सब के सब यहां से दफा हो जाओ, वरना। फैंग युआन ने शैतानी हंसी हेस्ट हुए बाइनिंग बिंग को अपनी इल्म से इशारा किया। बाइनिंग बिंग समझ गई, उसने चेनसो गोल्डन सेंटिपीड निकाल लिया। उसने यूएस में प्राइमीवल एसेंस डाला और उसके ब्लेड्स तेजी से घूमने लगे, बाइहुआ के नाजुक हाथ की तरफ बढ़ते हुए। मेरी बहन को छोड़ दो, छोड़ दो। बाइशेंग गुस्से से घूरा, उसकी सांसें भारी होने लगी जब वो पूरी ताकत से छटपटाया, लेकिन फैंग युआन ने बस थोड़ी और ताकत लगाई और उसकी आवाज गले में ही अटक गई। जल्दबाजी मत करो, रुको। इस वक्त तक और भी गू मास्टर्स अंदर आ चुके थे और सब बेचैनी से चिल्ला रहे थे। फैंग युआन जोर से हंसा, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम सब इस गुफा से बाहर नहीं गए तो तुम्हारे यंग मास्टर का एक हाथ या पैर गया समझो। सबने अपने दांत पीस लिए, उनकी एड़ी में आग जल रही थी, वो फैंग युआन के टुकड़े टुकड़े करने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। अभी भी नहीं जा रहे? फैंग युआन की भौहें उठी और उसने बाइहुआ को चेनसो के और करीब कर दिया। आह! सब चिल्लाए, हे भगवान! एक जवान फीमेल गू मास्टर ने अपनी एड़ी ढक ली। जल्दी गुफा से बाहर निकलो। क्लैन एल्डर्स चिल्लाए, उनमें अपने यंग मास्टर्स की जिंदगी दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं थी। सब धीरे धीरे पीछे हटने लगे, जाते जाते फैंग और बाई को घूर रहे थे। अगर नजरों से कोई मर सकता तो फैंग युआन अब तक लाखों बार मर चुका होता। अगर गुस्सा पानी की तरह होता तो वो कब के इस सुनामी में डूब चुके होते। जब सब गुफा से बाहर चले गए, फैंग युआन ने बाइहुआ और बाइशेंग को बाइनिंग बिंग को पकड़ा दिया और फिर आसपास का जायजा लेने लगा। बाइगू माउंटेन पत्थरों या मिट्टी से नहीं, हड्डियों से बना था। ये गुफा भी वैसी ही थी, हर तरफ से सफेद। गुफा की दीवारों पर भी तेज हड्डियों के स्पाइक्स थे, हालांकि ये स्पाइक्स दूसरी गुफाओं जैसे ही दिखते थे, पर अगर कोई ठीक से देखता तो वो पाता कि इन स्पाइक्स की नोक स्पाइरल शेप में थी, जो दूसरों से अलग थी। यह स्पाइरल बोन केव थी और ग्रे बोन स्कॉलर की इनहेरिटेंस का प्रवेश द्वार भी। पूरे बाइगू माउंटेन में कई गुफाएं थी, लेकिन ये इकलौती गुफा थी जिसमें इतने सारे स्पाइरल बोन स्पाइक्स थे। फैंग युआन यहां पहले कभी नहीं आया था, लेकिन अपने पिछले जन्म में उसने कई कहानियां सुनी थी जिनकी गवाही खुद बाइशेंग और बाइहुआ ने दी थी। हम पहले स्पाइरल बोन केव में घुसे थे, फिर गलती से एक हड्डी का स्पाइक मिला जिसे घुमाया जा सकता था, वही प्रवेश द्वार खोलने का मैकेनिज्म था। फैंग युआन ने कुछ देर सोचा, फिर यूएस खास हड्डी के स्पाइक को ढूंढने लगा। इस गुफा में अनगिनत हड्डियों के स्पाइक्स थे, लेकिन फैंग युआन के पिछले जन्म में बाइहुआ ने बताया था कि जब वो और उसका भाई पहाड़ के पीछे खेल रहे थे तो उसने गुफा में एक बड़ा सा हड्डी का स्पाइक देखा था जिस पर बहुत पास स्पाइरल निशान बने थे। उसने बस ऐसे ही उस छुआ और गलती से घुमा दिया, जिससे प्रवेश द्वार खुल गया। फैंग झेंग, तुम घिर चुके हो, बचने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर आ जाओ। सच कहूं तो हम तुम्हारे साथ काफी अच्छे थे, ये सोचना ही गलत था कि तुम हमारी अच्छाई का बदला नफरमानी से दोगे। फैंग झेंग, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, अपने लिए पीछे हटने की कोई गुंजाइश छोड़ दो। अगर हमारे यंग मास्टर्स को कुछ हुआ तो हम अपनी पूरी ताकत से तुमसे बदला लेंगे। गुफा ज्यादा गहरी नहीं थी, गू मास्टर्स की चिल्लाने की आवाजें अंदर गूंज रही थी। बाइहुआ सिसकने लगी। बाइशेंग ने कहा, फैंग ज़ेंग, बस करो, हमें छोड़ दो और मैं तुम दोनों को शांति से जाने दूंगा। मेन यंग मास्टर होने के नाते तुम्हें विश्वास दिलाता हूं। वो छोटा था, लेकिन इस हालत में एक बड़े आदमी से भी ज्यादा शांत था। एक भविष्य के सितारे की चमक उसमें अभी से दिख रही थी। फैंग युआन ने अनपढ़ कोई ध्यान नहीं दिया, अचानक उसकी इतनी चमक उठी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ एक काफी बड़े, साफ दिखने वाले हड्डी के स्पाइक की तरफ बढ़ाया। फिर उसने उस हल्के से घुमा दिया। खा! एक जोर की आवाज हुई और हड्डियों के स्पाइक सिकुड़ने लगे। साइड से एक गुप्त दरवाजा खुल गया, जिससे एक चौकोर गुफा का मुंह दिखाई दिया। बाइनिंग बिंग की चमक उठी। बाइहुआ ने रोना बैंड कर दिया, इस बदलाव को हैरानी से देखते हुए। आह, यहाँ एक गुफा है,
बाई शेंग चिल्लिया, HMPH, अपना मुंह बैंड रखो। बाई निंग बिंग ने उसकी गर्दन पर मारा और उस बेहोश कर दिया। बाई शेंग ने जानबूझकर चिल्लाया था ताकि बाहर के लोगों के लिए कोई निशान छोड़ सके। जैसा कि उम्मीद थी, बाहर हंगामा हो गया। गुफा, गड़बड़ है, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। पीछा करो। फैंग युआन गुर्राया, अगर किसी ने भी अंदर कदम रखा तो मैं सबसे पहले बाई शेंग को मार दूंगा। इस धमकी ने बाई क्लैन के गू मास्टर्स को रोक दिया। फैंग युआन तेजी से गुफा के अंदर चला गया। बाई निंग बिंग ने भी बाई हुआ को बेहोश कर दिया और दोनों को अपने हाथों में उठाकर उसके पीछे हो ली। ये गुप्त रास्ता खूब रोशनी से भरा था, एक साफ सफेद रोशनी से चमक रहा था। बस हर जगह हड्डियों के स्पाइक्स थे, दीवारों में तेज भालों की तरह घुसे हुए। ये हड्डियों के भाले इतने पास पास थे कि पूरा रास्ता बैंड था। उनके बीच बस थोड़ी सी जगह थी जिससे फैंग युआन उनके पार एक हॉल देख सकता था। लगता है यही वो वजह है जिसकी वजह से तुम बाईगू माउंटेन आए हो। मैं हमारे लिए रास्ता बनाती हूं। बाई निंग बिंग आगे बढ़ी, चेनसॉ गोल्डन सेंटिपीड इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए, लेकिन फैंग युआन ने उस रोक दिया। ये हड्डियों के भाले बहुत सख्त हैं, जल्दबाजी मत करो। फैंग युआन अपने पिछले जन्म में बाई हुआ की कई बातों के मुताबिक आसपास ढूंढने लगा। उसने सबसे छोटा स्पाइरल बोन स्पाइक ढूंढा और उस खींचा। खा, एक और मैकेनिज्म के एक्टिवेट होने की आवाज आई। दोनों के पीछे की गुफा बैंड हो गई जबकि टनल में लगे हड्डियों के भाले दीवारों के अंदर वापस चले गए। अचानक आगे का रास्ता एकदम साफ और खुला हो गया। फैंग युआन दिल खोलकर हंसा, मुड़कर बाई निंग बिंग से बोला, बाईगू माउंटेन में तुम्हारा स्वागत है। बाई निंग बिंग की निगाहें चमकी जब उसने अनजाने में पीछे देखा। उसके पीछे गुफा का प्रवेश द्वार बैंड हो चुका था। बाई क्लैन के गू मास्टर्स को उनका पीछा करने में अब काफी वक्त लगने वाला था, कम से कम इस प्रवेश द्वार को खोलने के लिए। बाई निंग बिंग के होठों पर एक मुस्कान आ गई, एक उत्साहित मुस्कान। सब कुछ अब इंटरेस्टिंग हो गया था। यही तो वो जिंदगी थी जो उस चाहिए थी। चैप्टर 222, व्हाइट बोन इनहेरिटेंस 1। गुप्त सुरंग ज्यादा लंबी नहीं थी। थोड़ी देर चलने के बाद फैंग और बाई एक बड़े से हॉल में पहुंचे। साफ सफेद हॉल हड्डियों से बना था। बीच में एक बड़ा सा वत रखा था। वत दूध जैसे सफेद लिक्विड से भरा था जिसमें से एक मीठी खुशबू आ रही थी। जैसे हाई फैंग युआन उसके पास पहुंचा, उसकी यादें ताज़ा हो गई। बाई हुआ के मुताबिक ये वत नीचे एक झरने से जुदा होना चाहिए। ये झरना एक मिल्क स्प्रिंग था। झरने का पानी दूध जैसा लगता था, एक साफ मीठा स्वाद। ये न सिर्फ एक टॉप क्लास पीने की चीज थी, बल्कि बहुत पौष्टिक भी थी। बच्चे इसे पीकर बेहतर बढ़ते थे और बुजुर्ग भी एक मजबूत, स्वस्थ शरीर बनाए रख सकते थे। मिल्क स्प्रिंग बाईगू माउंटेन का खास प्रोडक्ट था। फैंग युआन के पिछले जन्म में जब बाई क्लैन यहां बस गया था, उन्होंने 5 मिल्क स्प्रिंग्स की खोज की थी, जिससे ये उनका खास उत्पादन बन गया और उन्होंने इसे एक कमर्शियल प्रोडक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जिससे कई ट्रेडर्स और मर्चेंट्स सौदा करने आते थे। इस वत के अंदर एक गू है, फैंग युआन ने कहा, बाई निंग बिंग को अपनी इल्म से इशारा करते हुए। हालांकि उसकी यादों के मुताबिक इस जगह पर कोई खतरा नहीं था। फैंग युआन सतर्क था। आखिरकार ये उसने खुद अनुभव नहीं किया था और उसकी सारी जानकारी तीसरे हाथ से मिली थी। रिस्क वाले काम वो दूसरों से करवाना बेहतर समझता था। बाई निंग बिंग ने HMPH किया, अपना डिफेंस एक्टिवेट किया और अपना हाथ वत में डाल दिया। इसके अंदर तो कितने सारे गू हैं। उसकी भुएं हैरानी से उठ गई। जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसका हाथ गू वॉर्म से भरा हुआ था। ये गू इंसान की उंगली जितने बड़े थे और पूरी तरह से सफेद थे। एक सिरा गोल था जबकि दूसरा नुकीला, एक छोटे भाले की तरह। ये बोन स्पीयर गू था। हालांकि ये गू सिर्फ रैंक 1 का है, पूरा वत इससे लगभग लबालब भरा हुआ है। बाई निंग बिंग थोड़ा उत्साहित थी। बोन स्पीयर गू, गू यू क्लैन के मूनलाइट गू जैसा ही था। यह व्हाइट बोन इनहेरिटेंस का बुनियादी गू था। उसके पिछले जन्म में जब बाई क्लैन को ये इनहेरिटेंस मिली थी तो क्लैन के कई गू मास्टर्स ने ये गू इस्तेमाल किया, इसलिए बोन स्पीयर गू बाई क्लैन के गू मास्टर्स की पहचान भी बन गया। जरा फिर से देखो, अंदर एक रैंक 2 गू होना चाहिए। फैंग युआन किनारे पर शांत चेहरे के साथ खड़ा रहा। बाई निंग बिंग ने कुछ और बार हाथ डाला, तब जाकर आखिरकार यूज एक रैंक 2 गू मिला। यह गू बोन स्पीयर गू जैसा ही था, लेकिन हड्डी के भाले की सतह पर स्पाइरल निशान द स्पाइरल बोन स्पीयर गू। यह गू बोन स्पीयर गू का एवोल्यूशन था। इसकी अटैक पावर और घुसने की ताकत बोन स्पीयर गू से ज्यादा थी। बड़े से वत में बोन स्पीयर गू की संख्या ज्यादा थी और सिर्फ थोड़े से हाई स्पाइरल बोन स्पीयर गू थे। इस तरह
आखिरकार मेरे पास अटैक करने का एक स्टैंडर्ड तरीका तो आया। फैंग युआन ने एक स्पाइरल बोन स्पीयर गू पकड़ा और सोचा। चार्ड थंडर पोटैटो गू बहुत इनस्टेबल था, उस जमीन में लगाना पड़ता था, और अगर दूसरे यूज पैर न रखे तो वो बेकार में लगाया जाता। इसके अलावा अगर कोई कमजोर याददाश्त वाला गू मास्टर यूज लगाकर आलूओं की जगह भूल जाता तो वो गलती से खुद को भी घायल कर सकता था। इसके अलावा चार्ड थंडर पोटैटो गू के इस्तेमाल पर पाबंदियां थी। इसे मिट्टी में ही इस्तेमाल करना होता था, और जितनी उपजाऊ मिट्टी हो उतना अच्छा। बाइगू माउंटेन जैसे खास जगह पर चार्ड थंडर पोटैटो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। वारना फैंग युआन यहां 1 या 2 और ट्रैप्स लगाने से नहीं हिचकिचाता। अफसोस की बात है कि यहां कोई रैंक 3 गू नहीं है। बाई निंग बिंग थोड़ी निराश थी। उसने एक स्पाइरल बोन स्पीयर गू चुना और उस अपनी आस्तीन में रख लिया, बाद में रिफाइन करने की प्लानिंग करते हुए। इस तरह के रैंक 2 गू वॉर्म्स के प्रति सिर्फ क्यूरियोसिटी महसूस हो रही थी। लड़ाइयों में ये एक रैंक 3 गू मास्टर की असली ताकत नहीं दिखा सकते थे। वत में कोई खतरा ना देखकर फैंग युआन ने काम शुरू किया। उसने वत से गू वॉर्म्स निकाले और स्प्रिंग ऑटम सकाडा के ऑरा का इस्तेमाल करके अपने प्राइमेवल एसेंस से उन्हें तुरंत रिफाइन कर लिया। तुम ये क्या? बाई निंग बिंग ये नज़ारा देखकर हक्का बक्का रह गई। कुछ ही मिनट में फैंग युआन ने दर्जनों गू वॉर्म्स रिफाइन कर लिए थे, और वो अभी भी लगा हुआ था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा के कारण वो उन्हें तुरंत रिफाइन कर सकता था, और अपनी काबिलियत और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस के कारण उसके प्राइमेवल एसेंस के रिकवर होने की स्पीड रिफाइन करने के खर्च से कहीं ज्यादा थी, इसलिए वो बिना रुके रिफाइन कर सकता था। ये एक दीवानापन भरा नज़ारा था। फैंग युआन ने अपने अपर्चर में 200 से ज्यादा बोन स्पीयर गू और 20 से ज्यादा स्पाइरल बोन स्पीयर गू रिफाइन किए। गू रिफाइनमेंट गू मास्टर्स के लिए एक मुश्किल रुकावट थी। हालांकि बाई निंग बिंग ने फैंग युआन को पहले भी कई बार गू तुरंत रिफाइन करते देखा था, पर यह इतना विजुअली असरदार कभी नहीं था। फैंग युआन के हाथ में गू वॉर्म्स को रिफाइन करना खाने पीने जैसा आसान था, नहीं, ये तो बस पलक झपकने जैसा आसान था। बस बहुत ही ज्यादा आसान। इसके पास क्या राज है? बाई निंग बिंग बहुत हैरान थी। फैंग युआन की छवि उसके दिल में और भी रहस्यमयी हो गई। लेकिन ऊपर से उसने बस अपने होठ सिकोड़े और शांति से कहा, तुमने एक साथ इतने सारे गू वॉर्म्स ले लिए हैं, क्या तुम इन सबको पाल भी पाओगे? फैंग युआन हंसा, बिल्कुल नहीं। बोन स्पीयर गू, स्पाइरल बोन स्पीयर गू, ये सब दूध पर पलते थे, इसलिए उन्हें इस दूध के वत में रखा गया था। ये मत देखो कि ये मिल्क स्प्रिंग एक पूरा वत भरा हुआ है। खर्चा बहुत ज्यादा था, सिर्फ इसलिए कि वत के तले में एक स्प्रिंग का चश्मा था। यह अब तक टिक पाया। अगर फैंग युआन इतने सारे गू वॉर्म्स को पालना चाहता है तो उस खुद एक मिल्क स्प्रिंग की जरूरत पड़ेगी। भले हाई में उन्हें पाल नहीं सकता, मैं अपने साथ ज्यादा ले जाना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि बाई क्लैन के लोगों को मिल जाए। फैंग युआन हंसा, वत की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है, बाकी गू को बर्बाद कर दो। वत में बहुत ज्यादा गू वॉर्म्स दी। हालांकि फैंग युआन ने बहुत सारे रिफाइन कर लिए थे। अपने रैंक 1 एपर्चर की सीमाओं को देखते हुए अभी भी बड़ी संख्या में गू बचे हुए थे। एक पाल बाद बाई निंग बिंग ने गू की लाशों के फर्श को एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखा। वो जानती थी कि इन गू की कीमत क्या थी। उन्हें नाश्त करना प्राइमेवल स्टोन्स के एक छोटे से पहाड़ को नाश्त करने के बराबर था। यहां तक कि बाई निंग बिंग को भी दिल में दर्द महसूस हुआ। लेकिन उन्हें दुश्मनों के लिए छोड़ने से और बाई क्लैन को उन्हें लेकर और मजबूत होने देने से बेहतर था कि सारे गू को बर्बाद ही कर दिया जाए। दोनों हॉल से निकले और एक और गुप्त सुरंग से होते हुए दूसरे सफेद हॉल में पहुंचे। हॉल के बीच में 3 सफेद हड्डियों के पिलर्स थे। पिलर के सिरे पर इसे एक इंसान के हाथ की शक्ल में तराशा गया था, बिना चमड़ी या मांस के, सिर्फ हड्डियां बची थी। सफेद हड्डी के हाथ में हर एक में एक गू रखा था। 3 पिलर्स, 3 सोए हुए गू वॉर्म्स। फैंग और बाई पास गए और देखा कि पिलर्स पर क्या लिखा था, जो तीनों गू की विशेषताएं बता रहा था। रिबकेज शील्ड गू, फ्लाइंग बोन शील्ड गू, आर्म बोन विंग्स गू। बाई निंग बिंग पिलर को घूर रही थी, बड़बड़ाते हुए। बहुत जल्द उसकी नजर एक लाइन पर टिकी, 3 में से एक चुनो, दिल शांत रखो। बाई गू इनहेरिटेंस आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई है। मतलब साफ था, वो सिर्फ एक गू चुन सकते थे और बाकी को आने वाले वारिसों के लिए छोड़ना था। रिबकेज शील्ड गू, एक गू मास्टर की 2 पसलियों की कतारें उगा सकता था, उसके सीने को बचता था और इसका डिफेंस बहुत अच्छा था। ये एक रैंक 3 गू था। इसके फायदे शुरुआती विकास के दौर के अलावा, जिसमें बहुत सारे प्राइमेवल एसेंस की जरूरत होती है,
बाद में इसे बिना प्राइमेवल एसेंस के बनाए रखा जा सकता था, कुछ हद तक हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस की तरह रिफाइन होने के बाद इसे बिना प्राइमेवल एसेंस डाले इस्तेमाल किया जा सकता था। फ्लाइंग बोन शील्ड गू इस्तेमाल करने के बाद 3 उड़ने वाले हड्डी के शील्ड्स बाहर निकलते, जो छोटे होते और गू मास्टर के आसपास तैरते रहते। आर्म बोन विंग्स गू हाथों के अगले हिस्से पर एक जोड़ी हड्डी के पंख उगा देता, पंख फड़फड़ाने से मूवमेंट स्पीड थोड़ी बढ़ जाती, सबसे जरूरी इससे अटैक स्पीड बढ़ती थी। रिबकेज शील्ड गू को कैरापेस गू के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, आगे और पीछे डिफेंस बनाने के लिए। लेकिन कैरापेस गू को तो बदलना ही है, और सिर्फ रिबकेज शील्ड गू अकेले काफी चौड़ा नहीं है। मेरे पास जंपिंग ग्रास है और मैं क्लोज कॉम्बैट नहीं करता, आर्म बोन विंग्स गू भी बेकार है। फैंग युआन ने इस बारे में सोचा और फ्लाइंग बोन शील्ड गू को चुना। उसने हड्डी के हाथ को तोड़ दिया, फ्लाइंग बोन शील्ड गू को रिफाइन किया और उस अपने अपचे में रख लिया। जहां तक बाकी डुगू का सवाल है, उसने उन्हें छुआ तक नहीं। ये एक राइचस फैक्शन की इनहेरिटेंस है, ये इलाका वारिस के आत्मनियंत्रण का इम्तिहान लेता था। अगर वो अपने लालच और इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाते और तीनों गूले लेते, तो आगे की सुरंगें बहुत बदल जाती। हालांकि उनमें कोई धोखेबाज ट्रैप्स नहीं होते, उनके इनाम बहुत कम हो जाते। राइचस इनहेरिटेंस डिमोनिक इनहेरिटेंस जैसी नहीं होती। आमतौर पर उन्हें दयालु तरीके से डिजाइन किया जाता है। जिन गू मास्टर्स की किस्मत अच्छी होती है और उन्हें ये मौके मिलते हैं, वो उन्हें हासिल कर लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कितना। बाइनिंग बिंग ने जब देखा कि फैंग युआन कुछ नहीं कर रहा, तो उसकी भी हिम्मत नहीं हुई पिलर्स को छूने की, उस खास ट्रैप्स का डर था। दोनों गुप्त सुरंग से आगे बढ़ते हुए तीसरे हॉल में पहुंचे। हॉल के बाद अब कोई सुरंग नहीं थी, गुफा में सिर्फ एक इंसान का कंकाल बैठी हुई मुद्रा में था। इंसान के कंकाल के सामने एक बड़ी सी किताब रखी थी। ये किताब हड्डियों से बनी थी, 1 हाथ जितनी लंबी, आधे हाथ जितनी चौड़ी और 8 इंच जितनी मोटी। फैंग युआन ने बाइनिंग बिंग को इसे उठाने का इशारा किया और कोई खतरा ना देखकर किताब उससे ले ली। इस किताब को उसके पिछले जन्म में बाई क्लैन के जुड़वा बच्चों ने ग्रे बोन ह्यूज बुक नाम दिया था। इसके अंदर बहुत सारे रिफाइनमेंट रेसिपीज के साथ साथ इनहेरिटेंस के निर्माता ग्रे बोन स्कॉलर के जीवन के अनुभव और उसने ये इनहेरिटेंस क्यों बनाई, इसके बारे में लिखा था। फैंग युआन ने किताब के पन्ने पलटे, ये सच में वैसा ही था। ये एक असली राइचस इनहेरिटेंस थी। किताब के अंत में लिखा था, ये लाश ग्रे बोन स्कॉलर की खुद की है। अगर भविष्य का वारिस दयालु है, तो वो इसे सम्मान दे सकता है और 3 बार कोटो कर सकता है। इसके बाद वो खोपड़ी को तोड़ सकता है और एक गू हासिल कर सकता है। वो ग्रे बोन स्कॉलर का लाइफ बाउंड गू है। अगर वॉरस यूज हासिल कर लेता है, तो यूज दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहिए और इंसाफ का साथ देना चाहिए। फैंग युआन ये देखकर हंसा, ग्रे बोन ह्यूज बुक बाइनिंग बिंग को दी और जमीन पर घुटने टेक कर सम्मान से 3 बार कोटो किया। ये एक सच्चा कोटो था। उसका माथा खुरदुरे फर्श से टकराया, जिससे 3 जोर की आवाजें आई। बाइनिंग बिंग हैरान थी, यूज फैंग युआन के इस रूप की उम्मीद नहीं थी। फैंग युआन के कोटो करने के बाद वो खड़ा हो गया और हॉल में कोई हलचल नहीं हुई। इसकी परवाह नहीं थी, वो हल्के से मुस्कुराया। इस हॉल में और कोई गुप्त सुरंग नहीं है, लेकिन ये अंत नहीं है। ये जगह वारिस के स्वभाव का इम्तिहान लेती है। अगर इंसान दिल का अच्छा है और कृतज्ञता जानता है, तो वो कोटो करेगा। अगर वो जमीन पर 3 असली नॉक्स करता है, तो एक नई सुरंग खुल जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक पहलू है। अगर वो ना सिर्फ कोटो करते हैं, बल्कि लाश को भी नहीं छेड़ते, सीनियर की लाश का सम्मान दिखाते हुए, तो एक दूसरा रास्ता खुल जाएगा। पिछले जन्म में बाइशेंग और बाइहुआ दोनों ने कोटो किया था, लेकिन बाइहुआ को दर्द से डर लगता था, इसलिए उसने जोर से आवाज नहीं निकली। लेकिन बाइशेंग ने पहला रास्ता ट्रिगर कर दिया। बाइशेंग गू को निकालना चाहता था, लेकिन बाइहुआ ने उस रोक दिया। वो सीनियर को शांति से छोड़ना चाहती थी। इस तरह बाइहुआ ने दूसरा रास्ता ट्रिगर किया। फैंग युआन ने इस बारे में सोचा, बाइहुआ और बाइशेंग को देखते हुए। उन्हें बाइनिंग बिंग ने उठा रखा था, अभी भी बेहोश। बाइनिंग बिंग ने भी उन्हें देखा, आ भरते हुए। लगता है अब से हमें अपनी जान बचाने के लिए इन दोनों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत क्यूरियस हूं, इस ग्रे बोन स्कॉलर का लाइफ बाउंड गू क्या है? चलो खोपड़ी तोड़ते हैं। फैंग युआन ने अपना सर हिलाया। ये इनहेरिटेंस का सबसे नाजुक हिस्सा है। क्यूरियोसिटी इंसान को खोपड़ी के अंदर का गू देखने के लिए उकसाएगी, और जितना अच्छा वो इसके बारे में सोचेंगे, ये असली चीज देखने से भी बड़ा लगेगा। जल्दबाजी मत करो। जैसे ही उसने ये कहा, हड्डी की दीवार का एक हिस्सा सिकुड़ गया
पीछे हटकर एक नई सुरंग दिखा रहा था। समझ गई। बाइनिंग बिंग को जैसे कुछ समझ आ गया। वो हमला करने ही वाली थी लेकिन फैंग युआन ने उस रोक दिया। हालांकि ये गुफा सही है, ये सबसे कीमती नहीं है, थोड़ा और इंतजार करो। इंतजार करने से वक्त बहुत धीमा लगता है, खासकर जब फैंग और बाई का पीछा अभी भी बाई क्लैन कर रहा है। 5 मिनट इंतजार करने के बाद बाइनिंग बिंग बेचैन होने लगी, लेकिन अचानक एक नया दरवाजा खुल गया जिससे एक और सुरंग दिखाई दी। हाँ, यही है। फैंग युआन जोर से हंसा, आगे बढ़ा और अपनी लात उठाकर ग्रे बोन स्कॉलर की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब ये सुरंग प्रकट हुई, लाश का कोई मतलब नहीं रहा। फैंग युआन ने खोपड़ी से एक गू निकाला, एक रैंक 3 बोन स्पाइक गू। चैप्टर 223 व्हाइट बोन इनहेरिटेंस 2। धड़ाम, एक धमाका हुआ, धुआं और धूल हवा में भर गए और फिर साफ होकर एक गुफा दिखी। यहां सच में एक गुफा थी। तभी वो पूरी तरह से गायब हो गए। वो जरूर इस गुफा में घुस गए होंगे। अजीब है, यहां ऐसा मैकेनिज्म क्यों है? क्लैन लीडर आ गई हैं। बाई क्लैन लीडर बिल्कुल सही वक्त पर पहुंची जब ग्रुप दीवार को तोड़कर गुप्त सुरंग को खोल रहा था। ये एक इनहेरिटेंस ग्राउंड होना चाहिए। क्लैन लीडर के साथ टाई डाओ कू था जिसने एक नज़र में ही अंदाजा लगा लिया। तो ये बात थी, उन दोनों चोरों का असली ठिकाना यहां था। बाई क्लैन लीडर ने दांत पीसते हुए कहा और उसकी आंखों में एक ठंडी सी रोशनी चमकी। क्या जबरदस्त एक्टिंग थी। वो यहां आते वक्त पिछले कुछ दिनों में उन दोनों के साथ हुई बातों को याद कर रही थी। जितना वो याद करती उतना ही गुस्सा बढ़ता। यूज्ड नौजवानों ने बेवकूफ बना दिया था। शक्तिशाली बाई क्लैन लीडर एक ग्रुप ऑफ क्लैंसमैन के साथ 2 जूनियर्स के हाथों की कठपुतली बनी हुई थी। अगर ये बात बाहर फैल गई तो ये बाई क्लैन की इज्जत पर बहुत बड़ा धक्का होगा। जूनियर ने ठीक से हैंडल नहीं किया और दोनों यंग मास्टर्स को नहीं बचा पाया। क्लैन लीडर, मैं सजा मांगता हूं। बाई लियान, बाई शेंग जिंग और दूसरे घबराए हुए जमीन पर घुटने टेक कर माफी मांगने लगे। खड़े हो जाओ, तुमने सिर्फ मेरे निर्देशों के अनुसार काम किया। अगर किसी को दोष देना है तो हम सिर्फ उन दोनों चोरों को दे सकते हैं जो बहुत ज्यादा चालाक थे। बाई क्लैन लीडर के शब्दों ने बाई लियन और ग्रुप को एक बड़े बोझ से मुक्त कर दिया। तुम लोग पूरे वक्त उन दोनों चोरों के कांटेक्ट में थे, क्या तुम्हें सच में कोई गड़बड़ नहीं लगी? टाई डाओ कू ने पूछा। तीनों लड़कियां अजीब एक्सप्रेशंस के साथ खड़ी हो गई, खासकर बाई लियान। वो सोच रही थी कि वो फैंग और बाई को अपनी मुट्ठी में खिलौने की तरह नाचा रही है, लेकिन ये क्या सोचा था कि खेल तो उसी के साथ हो रहा था। कोई गड़बड़ नहीं थी। वो दोनों प्रिटेंड करने में बहुत माहिर थे। ए फ्लैट सोचती हूं तो वो हमारे बाई क्लैन का इस्तेमाल कर रहे थे। सच में बहुत चालाक और धोखेबाज। तीनों लड़कियों ने टाई डाओ कू को जवाब में सर हिलाया। टाई डाओ कू को भी रास्ते में बाई क्लैन लीडर से पूरी सिचुएशन के बारे में पता चल गया था। ऑफ कोर्स, बाई क्लैन के स्पिरिट स्प्रिंग के बारे में उस नहीं बताया गया था। हाँ, जैसा आप कह रही हैं, उन दोनों चोरों का असली मकसद ये जगह ही होनी चाहिए। उनकी ताकत बाईगू माउंटेन में अकेले घूमने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारे बाई क्लैन की ताकत का इस्तेमाल किया। टाई डाओ कू ने एक तीसरे शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया। ये सुनकर बाई क्लैन के गू मास्टर्स के चेहरे बिगड़ गए। ये सच में वैसा ही था। इन दिनों में उन्होंने बहुत कुछ कुर्बान किया था और बाईगू माउंटेन में रास्ता बनाने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी। लेकिन आखिर में उन्होंने फैंग और बाई के लिए ही रास्ता बनाया। लन्नत है इन दोनों बदमाशों पर। अगर वो दोनों चोर मेरे हाथ लग गए तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। क्लैन लीडर, ये काम मेरे ग्रुप को दीजिए, मैं अनहर्मियों को मारकर इस बदनामी को मिटा दूंगा। एक पाल में पहाड़ की गुफा गुस्से भरी आवाजों से गूंज उठी। बाई क्लैन लीडर ने अपने आसपास देखा और फिर हल्के से सर हिलाया। ऐसा नहीं था कि वो फैंग और बाई के लिए सबसे भयानक मौत नहीं चाहती थी। बाई शेंग और बाई हुआ की मां होने के नाते यूस इस बात से नफरत थी कि वो इस वक्त अपने बच्चों के साथ नहीं है। हौसले बुलंद क्योंकि पूरा क्लैन गुस्से से भरा हुआ था। बाई क्लैन लीडर ने उस एल्डर की तरफ देखा जिसने उससे ये काम मांगा था। तो मैं तुम्हारे ग्रुप को इस गुप्त सुरंग में रास्ता बनाने का ऑर्डर देती हूं। जी, एल्डर ने कमांड स्वीकार कर ली। रुक जाओ, इस रास्ते में हड्डी के स्पाइक्स आड़े टेढ़े हैं और पूरी तरह से बैंड हैं। वो दोनों चोर अंदर कैसे घुसे? कोई मैकेनिज्म जरूर होगा, मुझे पहले चेक करने दो। टाई डाओ कू ने ऑब्जेक्शन उठाया। जिस एल्डर ने अभी कमान ली थी उसने घूरा। अभी इमरजेंसी है, दोनों मास्टर्स की जान खतरे में है। धीरे धीरे मैकेनिज्म ढूंढने में तो सड़ियां लग जाएंगी। बोन स्पाइक गू। फैंग युआन ने इस गू को पकड़ा और उसकी डिटेल्स को देखा। ये गू लगभग एक मुट्ठी के साइज का था और एक बॉल कैक्टस जैसा दिखता था,
जिसकी सतह पर हड्डी के कांटों जैसे कांटे थे। ये थोड़ा भारी भी था। ये एक रैंक 3 गू था, एक टिपिकल गू जो दुश्मन और इस्तेमाल करने वाले दोनों को नुकसान पहुंचता था। अगर दुश्मन को 1000 का नुकसान होता तो इस्तेमाल करने वाले को 800 का नुकसान होता। वजह यह थी कि जब एक गू मास्टर इसे इस्तेमाल करता तो उनका कंकाल बदल जाता और फिर तेज और सख्त हड्डी के कांटे बाहर निकल आते। इन हड्डी के कांटों से दुश्मन का सामना करने से पहले ही ये कांटे गू मास्टर के अपने मांस और चमड़ी को छेड़ देते। दर्द तो सेकेंडरी था, अगर इसके साथ जोड़ने के लिए कोई हीलिंग गू ना हो तो सिचुएशन सच में बिगड़ जाती। दुश्मन शायद ना मारे, लेकिन ये यूज इस्तेमाल करने वाले गू मास्टर को जरूर गंभीर रूप से घायल कर देता। ये कौन सा गू है? बाइनिंग बिंग ने क्यूरियोसिटी से यूज देखा, लेकिन जब उसने फैंग युआन का इंट्रोडक्शन सुना तो उसने सारी दिलचस्पी खो दी। ऐसा नहीं था कि उस दर्द से डर लगता था, बल्कि वो पहले से हाई आइस मसल गू इस्तेमाल कर रही थी। उसके शरीर का सारा मांस पहले हाई आइस मसल्स गू की क्षमता से स्थायी रूप से आइस मसल में बदल चुका था। ये न सिर्फ यूज डिफेंस देता था बल्कि पसीना आना और खून बहना भी रोकता था। लेकिन अगर वो इस बोन स्पाइक्स गू का इस्तेमाल करती तो ये पहले उसके आइस मसल्स को हटा देता, जो उसके लिए फायदे के बजाय नुकसान का सौदा था। फैंग युआन भी इस बोन स्पाइक्स गू में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन आखिरकार ये एक रैंक 3 गू था, इसलिए फैंग युआन ने इसे रिफाइन किया और कुछ वक्त के लिए अपने अपर्चर में स्टोर कर लिया। चलो, फैंग युआन ने यूएस छुपे हुए दरवाजे को चुना जो आखिर में दिखा था। बाइनिंग बिंग अब भी आगे रास्ता देखने वाली थी। दरवाजे के अंदर एक नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लड़ी थी। ये सीढ़ियां लंबी थी, कम से कम 1000 मीटर। जब वो सीढ़ियों के आखिरी हिस्से तक पहुंचे तो आसपास की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और सीढ़ियां भी सांकरी होती जा रही थी। जब तक फैंग और बाई सीढ़ियों के अंत तक पहुंचे, रोशनी लगभग पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उनके सामने एक मजबूती से बैंड दरवाजा था। दरवाजे पर 4 शब्द खुदे हुए, द फ्लैश सैक सीक्रेट चेंबर। ये हड्डियां सच में बहुत ज्यादा सख्त हैं। बाई क्लैन के एल्डर ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कोसा। 15 मिनट बीत चुके थे, लेकिन उन्होंने इस गुप्त सुरंग को सिर्फ आधा ही खोला था। ये आड़े टेढ़े घने हड्डी के स्पाइक्स बाइगू माउंटेन के पत्थरों से अलग नहीं दिखते थे, लेकिन अनपढ़ हमला करने के बाद ही पता चलता था कि ये हड्डियां कितनी हैरान करने वाली सख्त थी। बाई क्लैन लीडर का एक्सप्रेशन भी अच्छा नहीं लग रहा था। जितना वक्त बीत रहा था उतना ही उसके बच्चों के लिए खतरा बढ़ सकता था। अभी इस मां को सिर्फ 15 मिनट के बजाय एक सादी दर्दनाक तरीके से बीत गई हो, ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन एक क्लैन लीडर होने के नाते यूज शांत और कूल रहना था, भले ही यह सिर्फ ऊपर से हो। उस अपने क्लैन के लोगों को हौसला देने के लिए एक मिसाल बनना था। क्रैक! अचानक एक हल्की सी आवाज गूंजी। मैकेनिज्म चालू हो गया, जिससे बचे हुए हड्डी के स्पाइक्स तेजी से गुफा की दीवारों के छेदों में वापस चले गए। सब हैरान दिए और एक के बाद एक सोर्स की तरफ देखने लगे। टाई डाओकू ने अपनी ठुड्डी को छुआ और खुद से एनालाइज किया। ये मैकेनिज्म कुछ ज्यादा ही होशियारी से बनाया गया है। प्रवेश द्वार खोलने के लिए स्पाइरल बोन स्पाइक को घुमाना पड़ेगा। ये लोगों पर गहरा असर छोड़ता है और जब लोग इस गुप्त सुरंग में आते हैं तो वो अक्सर इस इंप्रेशन पर भरोसा करते हैं और अपने पास के स्पाइरल बोन स्पाइक्स को घुमाने की कोशिश करते हैं। बदकिस्मती से इस मैकेनिज्म को बैंड करने के लिए स्पाइरल बोन स्पाइक को ऊपर खींचना होता है, ना कि घुमाना। अस्पैल सब हक्के बाकी रह गए। जिस एल्डर ने कमांड ली थी वो अब पूरी तरह शर्म से लाल हो चुका था। जब ग्रुप इस गुप्त सुरंग से गुजरा तो वो पहले हॉल में पहुंचे। वो हैरान रह गए। उनके चारों तरफ कते पटे लाशें थी। ये लाशें बाइनिंग बिंग द्वारा वक्त में मौजूद गू वॉर्म्स को मारने का नतीजा थी। ये बोन स्पीयर गू होने चाहिए, और यहाँ स्पाइरल बोन स्पीयर गू भी हैं। कुछ एल्डर्स ने इन गू को जल्दी से पहचान लिया। ये सच में एक इनहेरिटेंस ग्राउंड है। अपनी पूरी जिंदगी में मैं पहली बार इसका अनुभव कर रहा हूं। किसी ने उत्साह से कहा, देखो, बीच में एक बड़ा सा वत है, इसके अंदर क्या हो सकता है? किसी ने क्यूरियोसिटी से वत की तरफ इशारा किया, लेकिन वत में मिल्क स्प्रिंग के अलावा कुछ नहीं था। बाई क्लैन का ग्रुप निराश हो गया और फिर गुस्से में आ गया। ये चोर सच में कुछ नहीं छोड़ते। उन्होंने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। कमीने, कितने बेरहम हैं, उन्होंने इतने सारे गू वॉर्म्स को बर्बाद कर दिया। कई लोगों ने दुख और गुस्से में कोसना शुरू कर दिया। यहां तक कि एल्डर्स को भी इस पर दुख हुआ। चलो जल्दी, जितनी जल्दी हम उन्हें पकड़ेंगे उतना ही कम नुकसान होगा, टाई डाओकू ने कहा, जिससे सबकी एड़ी चमक उठी। इस उत्साह से ग्रुप का मनोबल और भी बढ़ गया। वो चाहते थे कि वो तुरंत फैंग और बाई के सामने आ जाएं।
फिर ग्रुप दूसरे हॉल में पहुंचा और 3 पत्थर के पिलर्स देखे। कुछ गू वॉर्म्स बचे हैं। सामने वाले गू मास्टर ने खुशी से चिल्लाया। कृपया देखें क्लैन लीडर। जल्द ही आर्म बोन विंग्स और रिब शील्ड गू दोनों क्लैन लीडर की नजरों के सामने थे। बाई क्लैन लीडर ने अन पर एक नजर डाली और फिर अपने लोगों से उन्हें रखने को कहा। उस कोई खुशी नहीं हुई। गू वॉर्म्स के मुकाबले उस अपने बच्चों की सुरक्षा की ज्यादा चिंता थी। देखा तुमने, वो दोनों गू रैंक 3 गू वॉर्म्स थे। ये इनहेरिटेंस सच में आगे क्या होगा इसके लिए उत्सुक कर देती है। किस्मत और बदकिस्मती एक के बाद एक आती है, ये कहावत सच है। कुछ लोग गहरे प्रभावित थे और कुछ हैरान। तुम्हें अजीब नहीं लगता उन्होंने ये गू पीछे क्यों छोड़ दिए? दूसरी तरफ टाई डाओकू को एक दर्शक के रूप में साफ तौर पर कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। 3, 1 चुनो, दिल शांत रखो। बाई गू इनहेरिटेंस आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई है। जल्द ही किसी ने पत्थर के पिलर पर खुदे हुए शब्दों को देख लिया। ये डिमोनिक पाथ की इनहेरिटेंस नहीं लगती। मुझे डर है कि ये किसी राइचस पथ के गू मास्टर द्वारा छोड़ी गई है। TSK, दिल शांत है, लेकिन हम में से कोई भी शांत नहीं है। चलो जल्दी, हमें पहले दोनों यंग मास्टर्स को बचाना है, बाद में यहां आने में देर नहीं होगी। ग्रुप ने एक दूसरे को जोश दिलाया और तीसरे हॉल में पहुंच गए। उन्होंने क्रॉस लेग बैठा हुआ कंकाल और एक विशाल हड्डी की किताब देखी। ग्रे बोन स्कॉलर। तो यह इनहेरिटेंस सीनियर की थी। एक एल्डर ने किताब खोली और समझ गया कि यह सच में एक राइचस पथ की इनहेरिटेंस थी। बाई क्लैन लीडर की टेंशन वाली भुहें थोड़ी रिलैक्स हुई। यह अब तक की पहली अच्छी खबर थी जो उसने सुनी थी। राइचस पाथ की इनहेरिटेंस आमतौर पर शांत होती थी और डिमोनिक पथ की इनहेरिटेंस की तरह धोखे से भरी नहीं होती थी। टाई डाओकू, हालांकि, अब चिंता में आने लगा था। यूज तेजी से महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है। पत्थर के पिलर पर लिखे शब्दों ने उसके अंदर एक अजीब सी चिंता पैदा कर दी थी। ग्रुप ने टूटी हुई खोपड़ी उठाई और उसके अंदर एक बोन स्पाइक गू देखा। इसके बाद पत्थर की दीवार का एक हिस्सा खुल गया और एक नई गुप्त सुरंग दिखी। ग्रुप इस रास्ते में घुस गया। फ्लैश सैक सीक्रेट चेंबर। बाइनिंग बिंग ने बड़बड़ाया और दरवाजा धकेलने की कोशिश की। दरवाजा बिल्कुल बैंड नहीं था और आसानी से खुल गया। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था जो ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन बहुत अजीब था। छुपे हुए कमरे की दीवारें पूरी तरह से मांस से बनी थी। जब फैंग और बाय अंदर गए तो उन्हें लगा जैसे वो किसी राक्षस के पेट में आ गए हैं। मांस की दीवारें गर्म थी और धीरे धीरे एक लय में धड़क रही थी, जैसे उनके अंदर कोई दिल हो, जैसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई हो। मांस की दीवारों पर अचानक एक छोटा सा दरार खुल गया और उस पर हर तरफ सफेद दांत दिखाई दिए। बाइनिंग बिंग हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे मांस की दीवारों में अनगिनत बड़े खुले मुंह थे। मुंह खुले हुए थे और जबड़े भींचे हुए जिससे एक बराबर दांतों का सेट दिख रहा था। अपने दांत दिखाना मुहावरा इस सीन पर बिल्कुल फिट बैठता था। ही, हाँ, ही। ये मुंह हर तरह की हंसने की आवाजें निकाल रहे थे। ये हंसी मिलकर इस टैंक गुप्त कमरे में गूंज रही थी। जो भी इसे सुनता उसका दिल जरूर दहल जाता। चैप्टर 224, व्हाइट बोन इनहेरिटेंस एंड। यह फ्लैश सैक सीक्रेट चेंबर अजीब था। आसपास की मांस की दीवारों पर मुंह हाई मुंह दी और मुंह खुले हुए जिससे मजबूती से बंधे सफेद दांत दिख रहे थे। सिर्फ यही नहीं, ये मुंह अजीब हंसी भी हंस रहे थे जिससे किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। फैंग युआन ने बाइनिंग बिंग के कंधे पर थपथपाया। ये फ्लैश लाफ्टर गू का असर है। ये बिल्कुल अर्थ ट्रेजरी फ्लावर जैसा है और गू वॉर्म्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ज्यादा चिंता मत करो। उसने अभी ये कहा ही था कि अचानक एक खुले मुंह से सारे दांत गिर गए और एक गहरी लाल जीभ बाहर निकली। जीभ बहुत लंबी थी, लगभग 1 मीटर से ज्यादा, और आगे का हिस्सा मुड़ा हुआ था। जब जीभ पूरी तरह से बाहर निकल गई तो जीभ की नोक सीधी होने लगी और उस पर एक किताब दिखी। ये भी एक हड्डी की किताब थी, बस ये ग्रे बोन ह्यूज बुक से बहुत छोटी थी, पॉकेट साइज्ड, लगभग एक बड़े आदमी की हथेली का आधा। फैंग युआन ने यूज लिया और फिर उस देखने लगा। किताब के कंटेंट का सार ये था, चूंकि उत्तराधिकारी इस जगह तक पहुंच सका है, ये तुम्हारी साफ नीयत का सबूत है और अब तुम मेरी असली विरासत को प्राप्त कर सकते हो। मेरी 2 पहचानें हैं, ग्रे बोन स्कॉलर और फ्लैश बोन मास्टर। इस फ्लैश सैक सीक्रेट चैम्बर में बहुत सारे गू हैं। अगर उत्तराधिकारी की किस्मत में है तो तुम दांतों पर नॉक करने की कोशिश कर सकते हो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही और तुमने दांत खोल दिए तो तुम अंदर सो रहे गू वर्म को लड़ सकते हो। ये तो पूरी तरह से किस्मत आजमाने वाली बात है। फैंग युआन ये पढ़कर समझ गया।
बाई हुआ ने उस अपने पिछले जन्म में इस रुकावट के बारे में डिटेल में नहीं बताया था। फैंग युआन सिर्फ अंदाजे से हाई ट्राई कर सकता था, लेकिन सबसे पहले सफल होने वाला वो नहीं बल्कि बाइनिंग बिंग थी। बाइनिंग बिंग ने अपनी उंगली मोदी और हल्के से दांतों पर नॉक किया। ये दांत किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह थे और जब अन पर मारा जाता तो एक साफ म्यूजिकल टोन निकलते। उसने बस अंदाजे से नॉक किया था और यूएस मुंह ने अचानक हंसना बैंड कर दिया। उसके सारे दांत गिर गए और एक गहरी लाल लंबी जीभ बाहर निकली जिसके अंदर एक गू था। ये कौन सा गू है? इस गू को देखने के बाद बाइनिंग बिंग के चेहरे पर एक खुशनुमा हैरानी आई जो फिर एक अजीब एक्सप्रेशन में बदल गई। ये गू काफी अजीब दिखता था, जैसे ये दांतों का सेट हो। दाग रहित सफेद दांत जिनके ऊपर और नीचे के दांत एकदम सही सेट में थे और उनसे मोती जैसी चमक आ रही थी। फैंग युआन ने यूज देखा और तुरंत उसके चेहरे पर एक खुशनुमा हैरानी का भाव आ गया। बुरा नहीं है, ये मशहूर रैंक 3 हीलिंग गू है, फ्लैश बोन गू। मुर्दों को जिंदा करना, सफेद हड्डियों पर मांस लाना। बाइनिंग बिंग ने बड़बड़ाया। राइजिंग डेड गू को रैंक 4 में नंबर 1 हीलिंग गू माना जाता था। भले ही एक गू मास्टर मर जाए, जब तक मौत का समय 14 घंटे से ज्यादा ना हुआ हो और उसका पूरा शरीर सलामत हो, कोई भी इस गू का इस्तेमाल करके उस जिंदा कर सकता था। लेकिन ये गू सिर्फ किस्मत से मिल सकता था, ना कि ढूंढने से, क्योंकि ये बहुत कीमती और दुर्लभ था। ये एक बार इस्तेमाल होने वाला एक्सपेंडेबल गू भी था, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा लेकिन सप्लाई बिल्कुल नहीं थी। फ्लैश बोन एक रैंक 3 गू था, लेकिन ये एक एक्सपेंडेबल गू नहीं था और इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था। इसे अक्सर राइजिंग डेड गू के साथ इस्तेमाल किया जाता था। अगर एक गू मास्टर की लाश सलामत ना हो, तो पहले फ्लैश बोन गू का इस्तेमाल करके उनके मांस को फिर से बनाया जा सकता था और फिर राइजिंग डेड गू का इस्तेमाल करके गू मास्टर को जिंदा किया जा सकता था। इतिहास में ये जोड़ी काफी आम थी और इसने बहुत से बड़े लोगों को फायदा पहुंचाया था। उनमें रैंक 9 इमॉर्टल वेनरेबल्स और डेमन वेनरेबल्स भी शामिल थे। यह फैंग युआन के लिए एक आदर्श हीलिंग गू था। फैंग युआन ने इतने लंबे समय तक इसकी तलाश की थी और अब उसकी इच्छा आखिरकार पूरी हो रही थी। ही चाहिए, तुम इसे यांग गू के बदले में ले सकती हो। बाइनिंग बिंग ने इस गू को अपने हाथ में पकड़ा और संतुष्टि से हंसी। फैंग युआन ने ताना मारा, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? बाइनिंग बिंग की मुस्कान गायब हो गई और उसकी निगाहें ठंडी हो गई। अगर तुम यांग गू दे दो तो हम एक समझौते पर आ सकते हैं। फैंग युआन, मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे पीछे हूं, लेकिन जान लो कि मेरे सब्र की भी एक हद है। मैं अब मौत से नहीं डरती, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम दोनों साथ में मरेंगे। तुम मौत से नहीं डरती, पर क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूं? फैंग युआन ने ताना मारा। उसने ऐसी स्थिति की उम्मीद पहले से ही कर रखी थी और इसलिए हैरान नहीं था। बाइनिंग बिंग ने अपनी निगाहें हटा ली और फिर ध्यान से अपने हाथ पर रखे फ्लैश बोन गू को चेक किया। उसके होठों के कोने मुड़ गए। तुम्हें मारना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अपने आप को देखो, तुम्हारे पास सिर्फ रैंक 1 कल्टिवेशन है, लेकिन तुम तुरंत गू रिफाइन कर सकते हो और तुम्हारे पास हेवनली एसेंस ट्रेजर लोड्स भी है। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें मार दूं, तो कम से कम ये इनहेरिटेंस मेरी हो सकती है। बस इसके बारे में सोचकर ही मेरा दिल जोश से धड़कने लगता है। बाइनिंग बिंग के शब्दों में धमकी भरी हुई थी। इस इनहेरिटेंस पर कब्जा? हाँ, क्या तुम बाई क्लैन को भूल गई जो हमारा पीछा कर रहा है? वो शायद इस वक्त बाहर की सीढ़ियों से नीचे आ रहे होंगे। मेरे बिना क्या तुम जानती हो कि आगे कहां जाना है? ये इनहेरिटेंस ऊपर से एक तरफा रास्ता लगता है, लेकिन असल में इसकी कई शाखाएं हैं। मैं सच में इस वक्त तुमसे नहीं लड़ सकता, लेकिन तुम मुझे मारकर खजाना लूटने का सोच रही हो तो तुम बहुत भोली हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यांग गू लेने का मौका दूंगा? ट्राई कर लो, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। फैंग युआन फिर मुड़ा और फिर से दांतों पर नॉक करने लगा। असल में उस भी नहीं पता था कि यहां से आगे कहां जाना है, क्योंकि इस गुप्त कमरे में कोई और रास्ता नहीं था। बाइनिंग बिंग ने फैंग युआन की पूरी तरह से अनप्रोटेक्टेड पीठ को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस बस एक हल्की सी हरकत से मार सकती है। लेकिन सभी तर्कों के खिलाफ बाइनिंग बिंग ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। फैंग युआन के सारे शब्द उसके दिमाग में चुभ गए थे। फैंग युआन के बिना उस आगे कैसे बढ़ना चाहिए? जिस रास्ते से आई थी, वापस जाना मौत का रास्ता था। बाइनिंग बिंग ने अपनी एन छोटी कर ली और एक पाल के लिए उस यहां तक लगा। क्या बाई क्लैन का हमला भी फैंग युआन की प्लानिंग का हिस्सा है? एक बहरी ताकत बनाकर उस लालच के लिए मारने से रोकने के लिए? ए फ्लैट तक बाइनिंग बिंग एक उलझन में थी। वो समझ नहीं पा रही थी, बाई क्लैन सहयोग करके फैंग युआन के साथ यहां तक क्यों आया? असल में
जब से वो फैंग युआन के कंट्रोल में आई थी, उसके दिल में एक गहरी चिंता छिपी हुई थी। यांगू फैंग युआन के पास था, वो हमेशा इस बात से चिंतित रहती थी कि फैंग युआन इसका इस्तेमाल करके उस धमकाएगा। हालांकि फैंग युआन ने कहा था कि वो उसकी कल्टीवेशन रैंक 3 तक पहुंचने पर यांगू यूज दे देगा, लेकिन फैंग युआन किस तरह का इंसान था? बाई निंगबिंग इससे बेहतर और कुछ नहीं जानती थी। अपनी बात से पलट जाना उसके लिए आम बात थी, जैसे खाना खाना और पानी पीना। इससे अच्छा तो वो मर ही जाती बजाय फैंग युआन पर विश्वास करने के। चलो एक हाल ही में हुई घटना का उदाहरण लेते हैं। वो बेचारी बाई क्लैन लीडर, क्या वो एक काबिल औरत नहीं थी? एक एलिट और बहुत समझदार इंसान, लेकिन फैंग युआन पर विश्वास करने के बाद उसकी अब क्या हालत थी? फैंग युआन एक बहुत अच्छा एक्टर था। जब बाई निंगबिंग ने भोज में फैंग युआन के आंसुओं का सीन याद किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये तो एक नंबर का चालाक लोमड़ा था। उसने जानबूझकर बाइलियन पर बार बार नजर डाली, सिर्फ एक जाल बिछाने के लिए जिसमें बाई क्लैन बहुत खुशी से फंस गया। यूज ऐप भी याद था वो शानदार एक्सप्रेशन बाइलियन के चेहरे पर जब फैंग युआन ने विद्रोह किया था, हैरान और बेजान। जिस बात से बाई निंगबिंग ऐप सबसे ज्यादा चिंतित थी वो ये थी कि फैंग युआन रैंक 3 तक पहुंचने के बाद भी यांगू नहीं देगा। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा थी। ए फ्लैट मेन रैंक 3 पर हूं और वो अभी भी रैंक 1 पर है, मैं अभी भी कुछ हद तक पहल कर सकती हूं। लेकिन भविष्य में जब उसकी कल्टीवेशन रैंक 3 या उससे ज्यादा हो जाएगी, तो क्या मैं बस उसके इशारों पर नाचने वाली उसकी एक मोहरा बनकर नहीं रह जाऊंगी? बाई निंगबिंग अपने दिल में इस तरह की चिंता लिए हुए थी, और ये चिंता और भी गहरी हो गई जब फैंग युआन ने ग्रीन कॉपर रेलगू का इस्तेमाल किया और तुरंत रैंक 1 अपर स्टेज तक पहुंच गया। बाई निंगबिंग चिंतित थी, लेकिन अभी उससे ज्यादा चिंतित कई लोग उनकी चिंताएं तो हद से ज्यादा पहुंच चुकी थी। क्या हो रहा है? लोगों का एक ग्रुप इनहेरिटेंस के एग्जिट के बाहर खड़ा था और अपने आसपास देख रहा था। उनके चेहरे भयानक रूप से बिगड़ गए थे। वो रास्ते से तेजी से आगे बढ़े थे और कई हड्डी के हल्लों से गुजरे थे। उन्हें कुछ हासिल हुआ था, लेकिन शुरू से अंत तक उनका सामना फैंग और बाई से नहीं हुआ। आखिर में वो गुप्त सुरंग से बाहर आ गए, पहाड़ के बाहर। ये सच में वैसा ही है, ताई डाओ को अचानक चिल्लाया। उसके शब्दों ने तुरंत कई लोगों का ध्यान खींच लिया। भाई टाई, आपका क्या मतलब है? बाई क्लैन लीडर ने तुरंत पूछा। अगर पहले होता तो वो अपनी तीखी समझ से जवाब पहले ही समझ चुकी होती। लेकिन अब उसके बच्चे किडनैप हो गए थे और जैसे जैसे समय बीत रहा था वो और भी बेचैन हो रही थी। ये बाईगू माउंटेन की इनहेरिटेंस एक तरफा रास्ता लगती है, लेकिन असल में इसकी कई शाखाएं हैं। जैसे ये शाखा मेरे हाथ में है। उसने आराम से पास के एक हड्डी के पेट से एक पतली शाखा तोड़ ली। शुरू का रास्ता हमारे और उनके लिए एक ही होना चाहिए, इसलिए हमें रास्ते में उनके निशान दिखे। लेकिन बाद में हम किसी एक ब्रांच वाले रास्ते पर आ गए होंगे और वो किसी दूसरे ब्रांच में चले गए होंगे। क्या आपको दूसरा हॉल याद है? वहां 3 पिलर्स दिए और मुझे शक है कि पिलर्स में कोई कंट्रैप्शन सेट किया गया था। जब हम तीसरे हॉल में गए तो वहां ग्रे बोन स्कॉलर का कंकाल था, लेकिन कंकाल को हिलाने के कोई निशान नहीं थे। असली पॉइंट दूसरे हॉल के बाद की गुप्त सुरंग होनी चाहिए। ताई डाओ कू ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि बाई क्लैन लीडर ने ठंडी आवाज में चिल्लाया, चलो वापस। समय बीतता जा रहा था। फैंग युआन सच में चाहता था कि समय अभी 50-7 गुना बढ़ जाए। वो बाईगू माउंटेन की इनहेरिटेंस को जानता था, ये ज्यादा से ज्यादा किसी को थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बना सकती थी। जब बाई क्लैन के गू मास्टर्स इन स्ट्रक्चर्स के पीछे की सच्चाई को समझ जाएंगे तो वो और बाई निंगबिंग खतरे में होंगे। लेकिन जैसे कि होता है, उस नहीं पता था कि यहां से आगे कैसे बढ़ना है। गुप्त कमरे में कोई और रास्ता नहीं था। वो निश्चित रूप से जिस रास्ते से आए थे वापस नहीं जा सकते थे। भले ही बाई क्लैन ग्रुप का बड़ा हिस्सा दूसरे रास्ते से गया हो, उन्होंने निश्चित रूप से एग्जिट पर कुछ लोगों को पहरे पर रखा होगा। क्या ये गुप्त कमरा ही आखिरी इलाका है? क्या बाई हुआ और बाई शेंग को अपने सारे गू वॉर्म्स इन्हीं मुंहों से माइल थे? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिछले जन्म की अफवाहों में कहा गया था कि बाई हुआ और बाई शेंग इस इनहेरिटेंस साइट से गुजरने के बाद एक चट्टान के किनारे पहुंचे थे। इस अफवाह को बाई क्लैन ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। शायद रास्ता खोलने का मैकेनिज्म इन्हीं मुंहों में से किसी एक में छिपा हो। फैंग युआन का दिमाग बिजली की तेजी से चल रहा था। उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। बाई निंगबिंग उलझन में थी। उस नहीं पता था कि वो किस स्थिति में है और सिर्फ सोच रही थी कि फैंग युआन ने कुछ प्लान बनाए हैं। लेकिन फैंग युआन जानता था कि उनकी स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही है। इस दरवाजे में कोई डिफेंस नहीं था। कौन जाने अगले हाईपैल बाई क्लैन के गुस्से में भरे गू मास्टर्स का झुंड दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाए।
तब तक हमें सिर्फ बाई हुआ और बाई शेंग पर अपने सुरक्षा कवच की तरह निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत भरोसेमंद गारंटी नहीं है। इस दुनिया में बहुत से जादुई गू वॉर्म्स हैं, चक्कर आना, हिप्नोसिस, पैरालिसिस और इस तरह की कंट्रोल करने वाली क्षमता वाले बहुत हैं। बाई क्लैन एक शक्तिशाली क्लैन है और निश्चित रूप से उनके पास ऐसे तरीके होंगे। जब उसने ये सोचा, फैंग युआन खुद को बाई हुआ और बाई शेंग को देखने से रोक नहीं सका। दोनों जुड़वा भाई बहन जमीन पर पड़े द अभी भी बेहोश। समझ गया। फैंग युआन को अचानक एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने उन दोनों बच्चों को जगाने का फैसला किया। सबसे पहले, समय कम था, उस और मैनपावर की जरूरत थी। दूसरा, बाई हुआ और बाई शेंग बाईगू माउंटेन की इनहेरिटेंस के असली किस्मत वाले मालिक थे। इसके अलावा वो दोनों मॉर्टल्स दी इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि वो कोई गड़बड़ कर सकते हैं। अपने आइडियाज को तुरंत अमल में लाते हुए फैंग युआन तेजी से आगे बढ़ा और जुड़वा बच्चों को लात मारी। चैप्टर एंड।